So today we will see the installation. So the first thing that we need to install is the JDK, Java Development Kit. ठीक है, JDK का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप जावा पे प्रोग्राम करेंगे तो एक कंप्लीट सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्लस कंपाइलर और टूल्स हैं, तमाम चीज़ें एक ऐसा पैकेट बंडल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद उसको आप यूज़ करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज जावा डेवलपमेंट किट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली एक ब्राउजर खोलिए. टाइप JDK डाउनलोड. ठीक है, करते जाइए आप लोग, जिसके पास इंस्टॉलेशन नहीं है इंस्टॉलेशन तो ठीक है. देखिए, जो सबसे पहले साइट आपको दिख रही है वो oracle.com पे दिख रही है. फाइन. Java used to be the proprietary of Sun Microsystems a decade back, or maybe more than a decade. Now it has been acquired by Oracle. So everything that you need to have related about the Java, all the resources that will be acquired from the site of Oracle. ठीक है, तो जो सबसे पहली साइट आपको दिख रही है oracle.com, इस पे जावा डाउनलोड दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. इसमें देखिए नई रिलीजेस जो है जावा 18 और 17 के अवेलेबल बता रहा है. जावा 18 पे जा रहा हूँ मैं, विच इज द मोस्ट लेटेस्ट रिलीज. जावा 18 के टैब में आप देख रहे हैं फर्दर टैब्स हैं लाइनेक्स, मैक ओएस और विंडोज के. ठीक है, तो लाइनेक्स का मतलब लाइनेक्स के किसी भी फ्लेवर पे, चाहे वो रेड हैट पे हो, चाहे वो ubuntu पे हो, या किसी भी फ्लेवर पे हो. फाइन. सिमिलरली एप्पल सिस्टम्स के लिए एंड फॉर विंडोज. मैं विंडोज पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मशीन विंडोज की है. अकॉर्डिंगली आपकी जैसी मशीन है आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं. अब इसमें देखें, विंडोज में भी 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है. द फर्स्ट इज x64 कंप्रेस्ड आर्काइव. x64 का मतलब क्या होता है, 64 बिट मशीन. अब सारे मॉडर्न कंप्यूटर का 64 बिट मशीन नहीं, 32 बिट मशीन के आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका पुराना डेस्कटॉप है तो एक अलग बात है. ठीक है, तो कंप्रेस्ड आर्काइव का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं बाइनरी फाइल भी बोलते हैं. ठीक है, बाइनरी आर्काइव. तो इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो पूरा जेडीके का जो जो सिस्टम है वो एज अ फोल्डर आपको मिलेगा, जिसको आपको अनजिप करना पड़ेगा. आर्काइव का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि कंप्रेस्ड हो. ठीक है, तो कंप्रेस को जाहिर सी बात है ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको. आप एक्सपेंड करेंगे किसी फोल्डर में, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी पड़ेंगी. यानी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आपका इंस्टॉलेशन कहाँ पे आप रख रहे हैं. ठीक है, कैसे बताएंगे वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हुआ जब आप सिंपली फोल्डर को डाउनलोड करके फोल्डर को अनजिप कर करके आप उसे किसी जगह पे रखना चाहते हैं. प्लस एक एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ा आपको, कुछ चीजें में सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी ये बताने के लिए कि वो फोल्डर का इंस्टॉलेशन कहाँ पर है. ठीक है, फाइन. बात क्लियर हो गई. मोर इजियर वे, इनफैक्ट द मोस्ट इजियर वे इज x64 इंस्टॉलर. आपको इंस्टॉलर मिलता है जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलर होता है. आप उसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो पाथ देता जाएगा, बाय डिफॉल्ट पाथ वगैरह लेगा और इंस्टॉल कर देगा. ठीक है, तो वो अपना डिफॉल्ट सेटिंग्स को चूज करेगा इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए. कॉन्फ़िगरेशन का जो पेन आपको कंप्रेस्ड आर्काइव के साथ थोड़ा सा था, वो चीज़ आप यहाँ इससे बच जाएंगे. बट स्टिल there could be situation where you might have multiple installations, and in that case if the system settings are not changed, or maybe in the Linux system or Mac OS system, then you will still require to have the configuration. ठीक है, तो वो जो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है वो भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे. ठीक है, MSI बेसिकली सर्विस इंस्टॉलर होता है जो बैकग्राउंड में आपका चलता रहेगा. आई विल प्रीफर x64 इंस्टॉलर एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ. जिनका इंस्टॉल नहीं है वो साथ साथ करते जाएं. अगर कहीं फंस रहे हैं तो मुझे बता दें.
मैंने अपने सिस्टम से जावा को जेडीके को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा मेरे लिए जेडीके का। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं जावा टीएम एसी डेवलपमेंट किट, एसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। देयर आर वेरियस एडिशंस फॉर जावा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जावा ईई एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जावा एमई दैट इज यूज्ड फॉर हैंडल डिवाइसेस डेवलपमेंट, जैसे एंड्रॉइड का डेवलपमेंट आप करते हैं ना, उससे जावा का भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द जावा एसी डेवलपमेंट किट 18.0.2, ठीक है। यस किया मैंने। विजार्ड आ जाएगा, नेक्स्ट करिए। देखिए बाय डिफॉल्ट इसने इंस्टॉलेशन फोल्डर उठाया है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा जेडीके 18.0.2, ठीक है। ये से उठा लिया। आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, बट चूंकि इंस्टॉलर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका पहले से इंस्टॉलेशन नहीं, लेट इट बी द सेम थिंग। नेक्स्ट करिए। इट विल टेक अ व्हाइल। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो गया, फाइन। You just have to close this. Now once this installation is complete, let's try to figure out the location where this installation has gone. लोकेशन इसने शो किया था, डिफॉल्ट लोकेशन क्या था, जेडीके, राइट। तो हम एक काम करते हैं, बाहर से चलते हैं, सी ड्राइव एंड देखिए प्रोग्राम फाइल से, और एक प्रोग्राम फाइल से x86 भी है। अक्सर नए स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं x86 में, उसमें जाकर सर्च करने लगते हैं। दिस इज नथिंग रिलेटेड टू जावा, बट इट्स अ जनरल थिंग that everything which is a 32-bit machine compatible software that goes into the x86 file, although it is meant to be run in x64। तो ये तो ऑलरेडी हमने जो पैकेज चूज किया ये x64 के लिए था, राइट। तो ये प्रोग्राम फाइल x86 में नहीं मिलेगा, बल्कि प्रोग्राम फाइल्स में ही मिलेगा, राइट। तो इसी में इंस्टॉलेशन फोल्डर भी उसने बनाया था। यहाँ जाकर के आप देखिए जावा जावा फोल्डर है, जावा के अंदर जाइए, देन यू हैव जेडीके 18.0.2, इसके अंदर जाइए। इसके अंदर कई सारे फोल्डर आपको दिखेंगे। अभी हमारे कंसर्न की जो चीज़ है वो क्या है, बिन फोल्डर है, ठीक है। बिन फोल्डर में जाइए। बिन के अंदर देखिए कई सारी डीएलएल्स होंगी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, इनको छोड़िए और नीचे आइए। नीचे जब आप आएंगे तो देखेंगे कुछ exe फाइल्स हैं, राइट। इसमें फिलहाल के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, एक जावा c.exe जिसको बोलते हैं जावा कंपाइलर, ठीक है। यानी कंपाइलेशन के लिए जावा के कोड जो आप लिखेंगे तो कंपाइलेशन के लिए हम इस प्रोग्राम को हम यूज करेंगे या इस टूल को यूज करेंगे, ठीक। तो जावा c.exe, जावा सी स्टैंड्स फॉर कंपाइलर। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज java.exe, java.exe देखिए ये दिख रहा है ना, इसको हम यूज करेंगे फिर प्रोग्राम को रन करने के लिए। रन करने को
टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इंटरप्रेट करना। यहाँ पर जावा के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करना होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है, ट्रांसलेशन। यू विल सी व्हाई वी कॉल इट ट्रांसलेटर, ठीक है। तो दो टूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल, एक जावा सी जिससे आप कंपाइल करेंगे, एक जावा जिससे कंपाइल करने के बाद रन करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। नाउ लेट मी क्रिएट अ फोल्डर फॉर यू। C drive, BCA underscore section D, राइट। एक फोल्डर बना दिया हमने। तो सिस्टम में स्लो हो गया है। यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल। राइट क्लिक करा मैंने, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट PROG फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डॉट TXT जो है टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, जावा फाइल चाहिए। तो वी विल पुट द एक्सटेंशन डॉट जावा, जस्ट लाइक वी हैव द एक्सटेंशन डॉट C फॉर C फाइल, डॉट CPP फॉर C++ फाइल, सिमिलरली वी हैव डॉट जावा एक्सटेंशन फॉर जावा फाइल्स, ठीक है। So this is going to be my first file in which I will write my first program of Java. अच्छा, अब इसको खोलते हैं। अभी सिंपल सा कोड में लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, जो कि कन्वेंशन है। नॉर्मली कोई भी लैंग्वेज आप लिखते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। सो लेट मी से क्लास, ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने फाइल का नाम दिया है फर्स्ट PROG, जावा छोड़ दिए, फर्स्ट PROG, सेम नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ, एंड दैट इज इंटेंशनल, ठीक है, पर्पसली मैं बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है। क्लास क्या होती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट इन सिंपलेस्ट टर्म, सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, कि उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी, क्या फील्ड्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, उनके ऊपर जो ऑपरेट करेंगे, राइट। तो क्लास शुरू होता है क्लास कीवर्ड से। आपने क्लास कीवर्ड यूज करा, नेम ऑफ द क्लास आइडेंटिफायर है, इसी को आइडेंटिफायर कहते हैं, राइट। द नेम ऑफ अ वेरिएबल, द नेम ऑफ अ मेथड, ये सारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने नाम दिया फर्स्ट PROG, कर्ली ब्रेसेस, आपने स्टार्ट करा, एंड करा, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम
क्या करते हैं कि लिख दे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अभी मैं उस प्रोसेस से नहीं चल रहा हूँ जिस प्रोसेस से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई हम पहले एंटिटीज को बनाएंगे, उनके बाद वेरिएबल्स को बनाएंगे, फिर मेथड्स के। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि पहला प्रोग्राम हम चला रहे हैं, अदरवाइज ऐसा हमें नहीं करना होगा। देखिएगा स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, मेथड भी कर्ली ब्रेसेस से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस पे खत्म हो रहा है, राइट। सो we are declaring this main method. You know the main method is meant for the entry in the program, that is the start point of the execution of the program, ठीक है। जिस साइड लैंग्वेज में होता है, राइट। इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा, ठीक है। पहले भी तो आप सी प्लस प्लस में जैसे इंट यूज करते थे, नहीं बाय डिफॉल्ट आप इंट यूज करते थे उसमें, नॉर्मली आप इंट यूज करते थे उसमें। देखो देखो ये फंक्शन है, राइट। किसी भी फंक्शन का रूल सेम होता है, चाहे वो मेन फंक्शन हो या कोई नॉर्मल फंक्शन हो, राइट। आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है, सी में भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकता है। अगर आपने नहीं करा है तो करके देखना। हाँ, ट्राई नहीं किया होगा आपने। वर्ड का सिंपली मतलब ये होता है कि भाई ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ, आप जब सी या सी प्लस प्लस में इंटीजर देते हैं रिटर्न टाइप, तो उसका एक पर्पज होता है। उसका पर्पज ये होता है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ एन एरर, ठीक है, स्पेशली इन सी, ठीक है। सी प्लस प्लस में अगर आपने देखा है वहाँ एक्सेप्शन होते हैं, राइट। जावा में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम फोर्स नहीं है, बल्कि एक्सेप्शन को रिटर्न करेंगे। तो आई एम गोइंग अवे अहेड बिकॉज़ ही आस्क्ड द क्वेश्चन, ठीक है। अदरवाइज डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कम टू इट लेटर ऑन, ठीक है। So that's the reason we have to put while, and know that you cannot change anything in this line except for the variable name args. This is a variable name. इसका आप xyz कुछ भी दे चलेगा, but this is a variable name. And this, what kind of variable is this? It's a string array. array का दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, it's a string array, ठीक है। क्यों हम डाल रहे हैं उसे एज अ पैरामीटर, that is a question that we will discuss later on classes, ठीक है। but you have to have a parameter of the type string array in the main. इसको आप args को चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पे इंटीजर नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। लगाएंगे तो कोड कंपाइल हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि वो मेथड के जो रूल्स हैं उनको तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोड कंपाइल हो जाएगा। बट यू विल सी सम प्रॉब्लम दैट विल अकर, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी। हाँ, वेरिएबल उसको आप XYZ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन में जो आप चेंज करेंगे सिर्फ args को चेंज करेंगे आप, अगर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज इट्स अ कन्वेंशन कि आर्गुमेंट्स इंडिकेट करने के लिए कि दिस इज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स? दोज आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड एज कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो वो हम आगे भी अभी देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, अभी तो हमें बेसिक में बस एक बार प्रोग्राम चला के हम देखना चाह रहे हैं ना, हेलो वर्ल्ड। अदरवाइज थिंग्स विल बी डिस्कस इन ग्रेट डेप्थ, ठीक है। आप सी प्लस प्लस के उसके जिन डायमेंशंस को आपने समझ लो कुछ भी नहीं समझा है, उसको आप इस लेवल पे समझोगे कि अगर आप मेहनत करोगे तो प्रोफेशनल लेवल पे आ जाओगे, रेस्ट एश्योर्ड, प्रोवाइडेड आप काम कर रहे हो साथ में, ठीक है। तो now let also declare a kind of a variable also, ठीक है। let me say integer variable, integer x is equal to say for example 5, let me declare some value to it, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करके देख लेते हैं। now let me I wish to print hello world along with the value of x, right। तो उसके लिए तरीका क्या है, s देखिए कैपिटल से शुरू हो रहा है, और की शॉर्ट sys system डॉट आउट, गुड, काफी लोग फैमिलियर हैं बेसिक सिंटेक्स से। प्रिंट लगाएं या प्रिंट एलन लगाएं, दोनों ऑप्शन हो सकता है, राइट। प्रिंट एलन क्या करेगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा, अदरवाइज प्रिंट का मतलब है सिंपली उसी लाइन पे रहेगा। प्रिंट एलन कर लेता हूं मैं, डबल कोट शुरू किया, ठीक है। इसे मैंने कहा हेलो
वर्ल्ड और लेट मी से हेलो यूजर, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, डबल कोट क्लोज किया। अब ये देखिए ये स्ट्रिंग है जो कि प्रिंट होगी राइट ऑन द कंसोल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के साथ x जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे राइट, कॉन्कैटिनेट करेंगे, टेक्निकल टर्म क्या होगा, कॉन्कैटिनेट करेंगे। उसका तरीका क्या है जावा में, आप यहाँ पे लगाएंगे प्लस सिंबल, प्लस लगाएंगे, एक्स करेंगे, ठीक है जी सर। वालेकुम सलाम। नहीं सर मिल गया मुझे, दूसरा दूसरा क्लास मिल गया, मैं क्लास शुरू कर चुका हूँ, थैंक यू सर। तो सेमी कॉलन से स्टेटमेंट आपका टर्मिनेट होता है राइट, फाइन। लेट मी सेव दिस फाइल, कंट्रोलर से सेव कर दिया, कोड सही लग रहा है, कोई गलती तो नहीं है, एक बार देख लो जो लोग थोड़ा बहुत फैमिलियर है जावा से, ठीक है। अब मैं क्लोज कर दे रहा हूँ फाइल को। अच्छा नाउ लेट्स गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, cmd आप टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अभी हम सी ड्राइव में हैं, cd/, सी ड्राइव किसी फोल्डर के अंदर थे, सी ड्राइव में अब आ गए, यानी रूट पे आ गए। नाउ cd स्पेस bca_, टैब प्रेस कर दिया, अपने आप सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसके अंदर आप आ गए। dir करके देखिए आपके अंदर, आपके इस डायरेक्टरी में कितनी फाइल है, एक फाइल है with the name first prog.java. Now we have to use the command javac to compile this. Javac compiler, we will have to give the name of the file that we want to compile. फर्स्ट करके टैब प्रेस कर दो, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी 2-3 लेटर लिख करके टाइप करके टैब प्रेस कर दो, अपने आप वो ऑटो कंप्लीशन ले लेगा, प्रोवाइडेड वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब एक से ज्यादा फाइल सेम स्ट्रिंग से शुरुआत ना हो रही हो, ठीक है। तो ये हो गया, इंटर की प्रेस करिए आप, क्या कह रहा है, देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर, कुछ कह रहा है ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। तो अगर कोई एरर है, ठीक है, अभी इस एरर के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक स्टैटिक कीवर्ड को समझाने के लिए एक अलग क्लास लगेगी राइट। तो अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट देयर इज अ एरर, और वो एरर कुछ क्या कह रहा है, देखिए कैप आप देख रहे हैं, यानी एक्स के बारे में कुछ कह रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी कुछ कुछ बता रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफर फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब हम आगे समझेंगे, बट देयर इज अ एरर। अभी मैं एरर को बस रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एरर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फाइल को खोलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कीवर्ड लगा देता हूँ स्टैटिक, ठीक है, कंट्रोल एस, फाइल को मैंने सेव कर दिया, क्लोज। लेट मी गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन, अपर एरो की प्रेस किया, कमांड वापस आ गया मेरे पास, इंटर। अब देखो साइलेंट है, साइलेंट होकर के नेक्स्ट लाइन पे आ गया कमांड प्रॉम्प्ट राइट, इसका मतलब आपका कोड कंपाइल हो गया। कैसे वेरीफाई करेंगे, टाइप dir, डायरेक्टली देखिए क्या हो रहा है, क्या दिखा आपको, एक डॉट क्लास फाइल सेम नाम से जनरेट हो गई। डॉट जावा फाइल तो वो थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने टेक्स्ट में प्रोग्राम लिख रखा था, डॉट क्लास फाइल इट्स अ बाइनरी स्ट्रिंग। अगर आप इसको बाहर जाके देखें डायरेक्टरी में भी दिख जाएगा आपको, इसको आप ओपन करके देखिए, मैं इसको नोटपैड में ओपन करके देखता हूँ क्या दिख रहा है मुझे। दिस इज द कंपाइल फाइल, हाँ ये जो कंपाइल फाइल बनी है ये बाइट कोड में बनी है। बाइट कोड का मतलब क्या होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ दिस फाइल इज रिटन और कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ समथिंग व्हाट वी कॉल एज अ बाइट कोड, ठीक है। ऐसे आपको इसको फाइल को देख करके जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है, अदरवाइज आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते क्या इस फाइल का मतलब है, राइट। ये आपके समझने के लिए है भी नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन, जावा सी से, जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर, उसे कंपाइल किया था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको रन करना। रन करने को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेट करना। इसका मतलब जो बाइट कोड में फाइल जो कंपाइल होकर बनी है उसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं मशीन लेवल पर,
एंड द मशीन बाय मशीन आई मीन्स माई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, विंडोज, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, विंडोज के अंडरलाइंग ऑफ कोर्स हार्डवेयर होते हैं, उस पर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, वो अपने आप विंडोज एपीआई के थ्रू उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। नाउ वी विल से जावा स्पेस, फाइल का नाम, क्लास फाइल क्या बनी थी, सेम नेम से, फर्स्ट क्लास, राइट। फर्स्ट करके टैब प्रेस करिए, फर्स्ट PROG डॉट क्लास बन गई है आपकी। इसमें डॉट क्लास लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे रन करते वक्त, इतना ही आपको करना है, इनफैक्ट आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। इंटर करिए, आपको आउटपुट मिल गया, राइट। तो आपने देखा जो प्रोग्राम को रन करने का प्रोसेस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, वन इज द कंपाइलेशन एंड अदर इज द इंटरप्रिटेशन, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन केस ऑफ जावा, फाइन। तो देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या कह रहा है, क्लास डॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सिर्फ उतना ही नाम देना है, वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि अगर कोई चीज डॉट क्लास फाइल है, एक्चुअली डॉट क्लास जो आप नाम दे रहे हैं ना, वो जो आपने कोड में क्लास लिखा है जो कि पब्लिक है, उसको आप उसका इंडिकेटर है, ठीक है। तो अपने आप फाइंड आउट कर लेगा किसी नाम से डॉट क्लास फाइल बनी है जिसके अंदर वो मौजूद है, इसलिए आपको डॉट क्लास डालने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मान लो कि अगर मैंने मैंने कोई कोई प्रोग्राम में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई अ, इसमें मैं एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट एंड प्रिंट एलन, और मैसेज कर दिया मैंने एग्जिटिंग आउट ऑफ मेन मेथड, ठीक है। एक लाइन मैंने एक स्टेटमेंट बढ़ा दिया, कंट्रोल एस सेव कर दिया, सेव करना जरूरी है, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया, फाइल क्लोज कर दिया। अब ये बताओ मैं अगर दोबारा ऐसा करूंगा, जावा स्पेस माई सॉरी फर्स्ट 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 प्रोग्राम, इसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, कौन वाला मिलेगा, पहला वाला मिलेगा, क्योंकि कोड चेंज हुआ तो कंपाइलेशन भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बाइट कोड भी चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पुराना आउटपुट मिलेगा, नया आउटपुट नहीं मिला, मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, जावा सी कंपाइल, आपने फाइल को दोबारा कंपाइल किया, डॉट क्लास फाइल रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब आप करिए जावा, अब देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप इस तरह से कर रहे हैं, नोटपैड पे काम कर रहे हैं, तो फॉर एवरी एरर you will have to correct the error, go to the notepad, correct the error, save it, and come back and then try to compile again. If you want to make any changes, then you have to again go back to the code notepad, do the changes, come back, try for the compilation, कोई error आती है तो resolve करिए, फिर दोबारा से करके, otherwise it will work, ठीक है। ये प्रोसेस आपका रहेगा, टू स्टेप प्रोसेस। नाउ दिस इज टेडियस, है ना। आप जब कंपनी में जाएंगे तो ऐसे तो काम नहीं कर सकते ना कि नोटपैड पे बैठ के काम कर रहे हैं, यू विल हैव टू यूज सम टूल विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू डेवलप फास्टर and with lot of shortcuts, with lot of other benefits in debugging. So those kind of tools are called as IDE. IDE. IDE का मतलब क्या होता है? Integrated Development Environment. Now, why they are called as Integrated Development Environment? Development Environment का मतलब क्या होता है? Environment का मतलब क्या होता है? Surrounding माहौल, है ना। अब university provides you an environment to learn better in offline mode because you have a more chances of interaction. लैब्स वगैरह में आप करेंगे, ऑनलाइन में डिफरेंस देखा था, लैब में वीक रह जाते हैं बच्चे, राइट। नाउ दैट्स एन एनवायरनमेंट। सिमिलरली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो वो सॉफ्टवेयर जो है आपको एक डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आप ये सारे काम आसानी से फास्टर और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने वो जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल करूंगा, लेट मी नेम इट, दैट इज गोइंग टू बी द Eclipse IDE, ठीक है। देयर आर सो मेनी IDEs फॉर जावा, including NetBeans, which is a very good IDE,
there are many other IDEs for Java, बट मैं Eclipse इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरा 9 इयर्स का इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड भी है। यहाँ पे आने से पहले 2014 में मैंने ज्वाइन किया था जावा हमदर्द, उससे पहले 9 साल मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था जावा डेवलपर। ठीक है, तो होता क्या है कि आप कई बार आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी आपको आईडी मिलेगी, कई बार आप डायरेक्टली Eclipse यूज करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इवन द प्रॉपर्टी आईडीज आर रीबिल्ड ऑन Eclipse 3.2 which happened to be the open source at the time। Eclipse आईडी सबसे पहले आईबीएम की प्रॉपर्टी थी, आईबीएम ने 3.2 को ओपन सोर्स बनाया कम्युनिटी के लिए, तब जाके वो अवेलेबल हुई और लोगों ने उस पर अपने अपने काफ़ी एडवांस फीचर्स दे करके प्रॉपर्टी आईडी भी डेवलप करी कंपनी ने। ठीक है, तो हो सकता है या तो उनमें से कोई प्रॉपर्टी आईडी आपको मिलेगी या फिर Eclipse के जो आपके नए वर्जन से आप उन पर काम करेंगे, बट मोर और लेस द लुक एंड द फील और जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, इससे एक और एडवांटेज क्या है, Eclipse में जब भी कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं प्लगइन्स सबसे जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी है, राइट। तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब देखिए कोई चीज़ अगर सीखना ही है, आप जावा सीख रहे हैं, जावा के अराउंड बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, राइट। आईडी भी सीख रहे हैं, आईडी में बहुत कुछ है सीखने को। ठीक है, तो उस चीज़ को सीखो जो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग Eclipse फॉर आवर क्लास, otherwise you are free to use whatever ID you like at your home, but for class and for lab we are going to start with the Eclipse ID। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द Eclipse ID नाउ। ठीक है, इंटीग्रेटेड, हाँ इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं उसको, इंटीग्रेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सॉफ्टवेयर मैं Eclipse इंस्टॉल करूंगा वो जो डेवलपमेंट किट यूज करेगा चाहे कंपाइलेशन के लिए या रन करने के लिए इंटरप्रेट करने के लिए, वो सेम डेवलपमेंट किट यूज करेगा जो अभी हमने इंस्टॉल करा है, तो वो से इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई सॉफ्टवेयर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो और डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर से आपस में इंटीग्रेट होकर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं डाउनलोड करते हैं Eclipse को। जैसे हमने JDK डाउनलोड किया था, वी यूज द टर्म JDK डाउनलोड, सिमिलरली वी विल से Eclipse डाउनलोड, दैट्स इट। तो क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या साइट दिखी आपको, eclipse.org। ठीक है, इसमें देखिए Eclipse डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप जाइए। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट ये पता कर लेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। जैसे आप JDK जब आप इंस्टॉल करने चाह रहे थे तो उसमें तीनों ऑप्शन आपको टैब के फॉर्म में दे रहा था, यहाँ टैब के फॉर्म में ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको। इसको पता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसने उसी हिसाब से आपको सजेस्ट कर लिया कि अभी डाउनलोड कर लीजिए। नाउ दिस डाउनलोड इज फॉर x86 एंड 64। x86 जहाँ भी टर्म देखिए आप समझिए 32 बिट मशीन के लिए बात कर रहा है, तो दिस डाउनलोड इज गोइंग टू बी गुड फॉर बोथ 32 बिट मशीन एंड 64 बिट मशीन, तो सेपरेट इंस्टॉलेशन नहीं है इसका। डाउनलोड कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, ये एक मिरर पे ले जा रहा है, डाउनलोड कर ले रहा हूं मैं। डाउनलोड आपका स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अच्छा खासा 114 MB का है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ये लेगा। जब तक ये टाइम ले रहा है, लेट्स स्टार्ट विद सम थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड। सो
तो अभी हमने देखा कि जावा का जो जावा के प्रोग्राम को जो आप रन करना चाह रहे थे, तो 2 स्टेप प्रोसीजर था। एक कंपाइलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन, राइट? 2 स्टेप प्रोसीजर था। नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जनरल 3 कैटेगरीज में से किसी एक में क्लासिफाई होती है, ठीक है? एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, ठीक है? सेकंड होता है प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है? तीसरा होता है आपका कंपाइल्ड एंड interpreted languages. Give me an example of a purely compiled language. C plus and C. आप जब कंपाइल करते हैं .exe फाइल बनती है विंडोज में। अगर आप कंपाइल करेंगे लाइनेक्स में तो .o या .out फाइल बनेगी, ठीक है? उसको रन करने का तरीका क्या होता है? अगर फाइल जैसे फर्स्ट prog.java है, तो जो फाइल बनेगी वो क्या बनेगी? फर्स्ट prog.o या .out बनेगी। लाइनेक्स में कह रहा हूं मैं, जो विंडोज में .exe बनेगी, राइट? ठीक है? C++ प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, या C की बात कर रहा हूं, C प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर आप C++ या C अगर आप लाइनेक्स एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? सेम चीज अप्लाई होगी जावा के लिए भी। जावा की जो .class फाइल बनेगी उसको आप जब जावा के साथ रन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे उसको आपको, खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें तो नॉर्मल तरीका ही यूज करेंगे आप। लेकिन इसको अगर आप रन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? एक डॉट लगाते हैं, बैकस्लैश लगाते हैं, आप लिखेंगे फर्स्ट prog.out, ऐसे लिख के इंटर की प्रेस करेंगे आप लाइनेक्स एनवायरनमेंट में, राइट? ठीक है? यानी मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट होता है, ठीक है? .exe विंडोज के लिए है, .out या .o जो बनती है वो लाइनेक्स एनवायरनमेंट के लिए है, राइट? तो जो कोड बना वो मशीन डिपेंडेंट बना। दैट इज व्हाट इज मेंट फॉर अ प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज। ये कंपाइल होने के बाद जो फाइल बन रही है वो सीधे के सीधे आपकी ऐसी फाइल बन रही है जो कि मशीन डिपेंडेंट वे में कंपाइल्ड है, ठीक है? C एग्जांपल है, C++ एग्जांपल है इसके, फाइन। व्हाट इज अ प्योरली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? गिव मी एन एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल। Purely interpreted. Python is yes interpreted, but however we can move or we can rather use Python to even to be act like a compiled. But what you see is basically is the way you work on Python is purely interpreted. That is true. ठीक है, लाइन बाय लाइन आपका इंटरप्रेट होता है। सिंपलेस्ट बताइए, सिंपलेस्ट। HTML है, क्या होता है इसमें? आपने किसी लिंक पर क्लिक करा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लॉगिन पेज आपका जीमेल का है, वहां से उसका कोड आया आपके पास HTML, हेड, बॉडी के अंदर क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें यूजर नेम आप इंटर करेंगे या मेल आईडी इंटर करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें पासवर्ड इंटर करेंगे, उसकी कैटेगरी पासवर्ड की होगी, सबमिट बटन होगा, जो भी होगा। Now that's a code which is written in a purely English kind of language in a tag format, ठीक है? ब्राउजर क्या करता है? उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है और रन टाइम में ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके क्या करता है? उसका इफेक्ट शो करता है। अगर उसको आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स आपको स्क्रीन पे जनरेट कर देगा। बटन बनाना है जिसको आपने लेबल सबमिट दे रखा है तो सबमिट बटन बना करके आपको दे देगा। तो दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, राइट? तो ट्रांसलेशन होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब ही ट्रांसलेशन होता है। Now HTML is a typical example or the easiest example that I can find for a purely interpreted language. What about Java? Java में 2 स्टेप प्रोसेस था, कंपाइल्ड भी था, इंटरप्रेटेड भी था। So this is compiled and interpreted language. This is compiled and interpreted language. जब तक मैं एक बार चेक कर लूँ इंस्टॉलेशन का क्या चल रहा है। अच्छा, ये हो गया है, डाउनलोड हो गया है। इसको मैं Eclipse का डाउनलोड हो चुका है।
इक्लिप्स डाउनलोड कर लिया हमने, अब इसको हम इंस्टॉल करना मैं शुरू कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेता है इसका। फाइल इनकम्प्लीट, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, फिर से लगा दिया इसको, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जावा इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। व्हाई जावा इज अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? जावा के जब हमने फीचर्स पिछली बार पढ़े थे तो क्या पढ़े थे? जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? दैट वाज द फर्स्ट फीचर। फीचर्स आते जाएंगे, जितनी जितनी हम क्लासेस करते जाएंगे ना, कोई ना कोई फीचर हमको डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट फीचर जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमने कर लिया था डिस्कस। नाउ सेकंड इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो कौन सी फाइल है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? डॉट क्लास फाइल, जो कि बाइनरी में लिखी गई थी। इसका मतलब देखिए, आप किसी भी सिस्टम, चाहे विंडोज सिस्टम पे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, which is you have saved in the form of a .java extension, उसको आपने जब एक बार कंपाइल कर लिया तो ये कंपाइल जो फाइल है वो क्या है? डॉट क्लास फाइल है। इस डॉट क्लास फाइल को उठाइए, आप लाइनेक्स मशीन पे ले जा करके वहाँ पे जावा स्पेस फाइल नेम दीजिए विदाउट द डॉट क्लास एक्सटेंशन, वहाँ इंटरप्रेट हो जाएगी। मैक सिस्टम ले जाइए, वहाँ भी इंटरप्रेट हो जाएगी। विंडोज पे तो बैराट होगी, राइट? तो इसका मतलब ये जो डॉट क्लास फाइल है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइल्ड फाइल, ठीक है। यानी आपने एक बार कंपाइल कर लिया है, अब उस कंपाइल्ड फाइल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज होने के लिए, राइट? तो जो डॉट क्लास फाइल है वही बेसिकली आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल बन रही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बन रही है? वो प्रोसेस क्या था आपका? आपने सबसे पहले क्या करा था? फाइल नेम थी फर्स्ट prog.java, ठीक है, ये फाइल थी आपकी। इसको आपने सप्लाई किया किसको? जावा सी कंपाइलर को सप्लाई किया, फाइन। इंटरमीडिएट फाइल जो आपकी कंपाइल फाइल बनी वो बनी फर्स्ट prog.class फाइल बनी। फर्दर आपने इसका फाइल नेम जो है या क्लास नेम जो है, क्लास नेम आपने सप्लाई किया किसको? जावा को करा, विच इज द इंटरप्रेटर। उसने क्या किया? आपको आउटपुट दिया, ठीक है। स्क्रीन पे कंसोल पे आपको आउटपुट दिख गया, राइट? टू स्टेप प्रोसेस था। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि इस टू स्टेप प्रोसेस को रखा ही इसीलिए गया है ताकि आपकी जो इंटरमीडिएट फाइल जो जनरेट हो रही है, विच इज बीइंग जनरेटेड इन द बाइट कोड, and this file is being generated for a virtual machine, ठीक है। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या हुआ? This bytecode is, or the dot class file which is in the form of a bytecode, this is generated for a virtual machine. वर्चुअल मशीन का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल जो नॉन एग्जिस्टिंग होती है, राइट? तो वर्चुअल मशीन मतलब हम विंडोज मशीन की बात नहीं कर रहे, हम लाइनक्स मशीन की बात नहीं कर रहे, हम मैक मशीन की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली आप चले गए उसमें कंसेप्ट में कि आप जो आप वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, अभी उससे थोड़ा सा, ठीक है, वो रिलेटेड है, बट अभी उस पर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। वो एक डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। वर्चुअल मशीन का मतलब यहाँ सिंपली ये हो गया कि अ मशीन विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसको वर्चुअल आप इसलिए कहते हो क्योंकि आपने विंडोज में लाइनक्स को आपने इंस्टॉल कर दिया है इन अ वर्चुअल बॉक्स, राइट? अब वर्चुअल बॉक्स के अंदर वो चल रहा है, उसको मतलब नहीं है कि भाई बाहर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो डिपेंडेंसी उसकी नहीं है, राइट? उसमें भी एक जगह कन्वर्जन होता है रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, है ना? तो बहरहाल वो एक डिफरेंट चीज हो गई। यहाँ वर्चुअल मशीन का मतलब ये हो गया कि न तो ये जो बाइट कोड लिखा गया है, न तो ये विंडोज मशीन के लिए लिखा गया है, न लाइनक्स मशीन के लिए लिखा गया है, न मैक मशीन के लिए लिखा गया है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सच
जो एग्जिस्ट करता हो, उनमें से किसी के लिए भी नहीं लिखा गया, बल्कि एक थर्ड मशीन, वी अज्यूम दैट मशीन टू एग्जिस्ट, बट दैट्स अ वर्चुअल मशीन, दैट इज अ नॉन एग्जिस्टिंग मशीन, ठीक है, उसके लिए लिखा गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप इसको जावा यूज करते हैं, कमांड को यूज करते हैं और फर्स्ट PROG साथ में देते हैं, तो क्या करता है वो, इस बाइट कोड जो कि वर्चुअल मशीन के लिए लिखा गया है, इसको ट्रांसलेट करता है टू द मशीन डिपेंडेंट कोड। अब ये रन टाइम में मशीन डिपेंडेंट कोड को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसलेशन हुआ जावा के थ्रू, ये रन टाइम पे हुआ, लाइन बाय लाइन हुआ, और कैसे हुआ, मतलब इस चीज के लिए हुआ कि भाई अगर विंडोज मशीन है तो उसके लिए ट्रांसलेशन कुछ और होगा, लाइनक्स मशीन है तो उसके लिए ट्रांसलेशन कुछ और होगा, मैक मशीन है तो उसके लिए ट्रांसलेशन कुछ और होगा, उस प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी के हिसाब से, और आपको आउटपुट उस मशीन पे मिल जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज द होल प्रोसेस। तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम वगैरह में आता है कि भाई वर्चुअल मशीन क्या होती है जावा के कंटेक्स्ट में, या जावा कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो उसका क्या मतलब होता है, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है जावा में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे अचीव होता है, तो आप पूरा ये डायग्राम बना करके बता सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है। देखिए बहुत बेसिक से चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप कैसे भी होंगे जो जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। सो जस्ट वेट, कुछ सेशंस के बाद जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनको बहुत कुछ और भी जानने को मिलेगा, तो यू हैव टू जस्ट कीप द पेशेंस, ठीक है, यू हैव टू बियर। लेट्स सी इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंचा। ये क्या हो रहा है भाई, चलो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। जब तक अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनीथिंग? मैं लेट आया था तो मैंने वो नहीं देखा था, उसका अपना डॉट क्लास, सर अगर आप बट अगर लेट आए थे तो इससे तो हमारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। हाँ सर, ये कर, और आइंदा से कोशिश करना लेट नहीं आना, क्योंकि लेट आने पे एंट्री मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, हो सकता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन जो लोग रेगुलर लेट हो गए उनको मैं ऑफकोर्स मॉनिटर करूंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में ट्रांसलेट हो रहा है, हाँ, मतलब ये हुआ जो बाइट कोड बना है वो, जैसे डॉट exe फाइल बनता था C++ में, तो विंडोज मशीन के लिए बनता था, डॉट आउट फाइल बनता था वो लाइनक्स मशीन के लिए बनता था, तो ऑलरेडी वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्टेड होता था, जिसमें डायरेक्टली एपीआई यूज होते थे, या वो उस टाइम पे उस लैंग्वेज में कोडेड होता था, जो कि मशीन से इंटरैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये जो जनरेट हुआ था आपका बाइट कोड, ये थर्ड पार्टी वर्चुअल मशीन के फॉर्म में हुआ है, जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए कि मतलब अगर हमें हमें इतना सारा काम करना है, तो उसमें 80% काम हमने कर लिया ऑलरेडी कंपाइल करके, 20% काम जो स्पेसिफिक है, जो मशीन से रिलेटेड है, कि भाई विंडोज मशीन होने वाली है, या वो लाइनक्स मशीन होने वाली है, या मैक मशीन होने वाली है, प्लस उसके अंदर अंडरलाइन हार्डवेयर कौन सा है, तो वो काम जो होगा वो ट्रांसलेशन के टाइम होगा। दैट इज वाई गाइस, एक बात आप ये अच्छी तरह जान लीजिए कि although Java has succeeded in providing a very good speed and performance, but it is still slower than C++ or any other compiled language for such matter, ठीक है। आज भी जो आपके सिमुलेशन के एप्लीकेशन बनते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन बनते हैं, वो आज भी सी या सी प्लस बनेंगे। सी चूंकि लार्ज स्केल एप्लीकेशन को हैंडल करने में कैपेबल नहीं होता है, तो सी प्लस का हम यूज कर सकते हैं। लेट आने वालों को कोई जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, वीडियो देखो फिर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? असद, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि पूरी कहानी में पूरी रामायण फिर से सुनाओ, और फिर आप पूछो, अभी आप पूछो रावण कौन था, भाई बेचारा रावण भी परेशान हो जाएगा कि यार पूरी कहानी में डिस्कस हो गया है, मैंने क्या क्या कुछ कर लिया कारनामा, और ये बंदा पूछ रहा है कि रावण कौन था। भाई लेट आओगे तो पता कैसे होगा। हाँ वीडियो देखिए, आप क्वेश्चन नेक्स्ट तभी पूछोगे जब तो वीडियो देख के आओगे, ठीक है। असद, ठीक है। असद का मतलब क्या होता है, नाम क्या है?
तो शेयर का मतलब ये नहीं है जब तक दौड़ते रहोगे, ठीक है? तो ध्यान रखो, जब देखो अगर आपकी तरफ साइड से कमजोरी है तो पहले कमजोरी को दूर करो, ठीक है? उसके बाद फिर पूछो क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे, फिर कोई क्वेश्चन आके पूछोगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। यार ये क्या हो रहा है? थोड़े थोड़े चंग में हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। और कोई क्वेश्चन था? ठीक है, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये शुरू से क्लास कर रहे थे, इनको प्रॉपर जवाब मिला? क्यों भाई, नहीं मिला? हाँ, अच्छा सीआर यही है। अच्छा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सीआर को जाहिर सी बात है टाइम पे आना भी चाहिए और उसको पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पोस्ट तो है नहीं है, ठीक है? और कुछ अगर जनरल क्यूरीज है, अगर मतलब नॉर्मल क्लास के सेंस में किस क्लासेस चलती हैं, तो वो पूछ सकते हैं। जब तक शॉर्ट में चल रहा है देखते रहते हैं, थोड़ा सा बार बार ब्रेक कर रहा है। देखो नॉर्मली क्या होगा, मैं लैपटॉप आपसे लाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इंस्टॉलेशन वगैरह के साथ आगे आगे आप देखेंगे, कोडिंग वगैरह करेंगे, क्विकली आप यहाँ पे करेंगे, इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आती है, आप लैपटॉप लेके मेरे पास आएंगे, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? तो दैट इज गोइंग टू बी इजी थिंग। दूसरी बात, बातें नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, तो बातें नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? डिसिप्लिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसका ध्यान रखना। अगर कोई पढ़ने में कमजोर है तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी न किसी से कवर कर लेगा, लेकिन अगर बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना भैया, ठीक है? हाँ बताइए। अभी मैंने रखा है इंटेंशनली सेम, ठीक है? इसको डिस्कस करेंगे, चेंज कर सकते हैं कंडीशन में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फाइल के अंदर मोर देन वन क्लासेस आप कर सकते हैं, हालांकि दैट इज समथिंग व्हिच आई विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट, क्योंकि दैट इज अ वर्स्ट थिंग टू डू, ठीक है? बैड प्रैक्टिस, चाहे सी प्लस की बात करें, सी शार्प की बात करें, चाहे जावा की बात करें, एक फाइल में एक क्लास। एक फाइल बनाएंगे, उसमें एक ही क्लास डालेंगे, तब आपको ये रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम नेम सेम क्लास। अदरवाइज अगर आपने एक से ज़्यादा फाइल बना रखी है तो फाइल का जो नाम जाता है वो उस फाइल का नाम जाता है जो कि पब्लिक है। मैं थोड़ा भी एड जा रहा हूँ, जो कि पब्लिक फाइल है, देयर शुड नॉट बी मोर देन वन पब्लिक क्लास, देयर शुड नॉट बी मोर देन वन पब्लिक क्लास इन दैट केस, वरना कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है? तो फाइल का जो नाम होगा वो पब्लिक क्लास जो होगी उसको जाएगा, अगर एक से ज़्यादा क्लास आप एक फाइल के अंदर डाल देंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं करना है? पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? मॉड्यूलरिटी। एक फंक्शन में जैसे मैंने विड्रॉ आपकी क्लास के लिए करा था, किसके और क्लास के लिए करा था? नहीं, आपके लिए नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल सी बात करूँ कि से फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड किधर गया? मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज में, फ्लोट विड्रॉ, दिस इज फॉर अ बैंकिंग एप्लीकेशन, आप पैसा विड्रॉ करना चाह रहे हैं, राइट? आपने इसमें अकाउंट नंबर वगैरह पास कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमेंट में जो चीज़ डाल रहा हूँ उसका मतलब मैं उसको उस कमेंट को रिप्लेस करूंगा एक्चुअल कोड से, मेरा इंटेंशन है, ठीक है? अभी मैं डिज़ाइन लेवल पे हूँ, तो यहाँ पे पहला जो कोड लिखूंगा वो लिखूंगा वैलिडेशन कोड, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन।
यानी यूजर का यूजर नेम पासवर्ड सेम है कि नहीं, या पिन एंटर कर रहा है एटीएम में तो पिन सही है कि नहीं है, जिस भी मोड में कर रहा है ट्रांजेक्शन। वैलिडेशन कोड लिखा मैंने। फिर क्या करा मैंने, फिर मैंने कहा कि भाई इसके बाद वैलिडेशन हो गया, उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ द अकाउंट इज डोरमेंट, ठीक है, देन डू नथिंग और सेंड अ मैसेज, देन सेंड मैसेज। डोरमेंट अकाउंट किसको बोलते हैं, जैसे कोई अकाउंट आपने काफी टाइम से यूज नहीं करा तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है, आपको बैंक में जाकर के मैनुअल प्रोसीजर एप्लीकेशन वगैरह देकर उसको दोबारा से एक्टिव कराना पड़ता है, राइट। तो इस अकाउंट को डोरमेंट कहते हैं। तो आप विड्रॉ करने से पहले ये भी चेक करें कि भाई डोरमेंट है कि नहीं। उसके बाद फिर एक्चुअल काम में आप आते हैं। वो एक्चुअल काम क्या है, इफ से फॉर एग्जाम्पल withdrawal underscore amount is less than, or not less than, but rather I will say greater than current balance, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नहीं निकाल सकते आप। विड्रॉल अमाउंट जो आप कह रहे हैं, आप 5,000 मांग रहे हैं, करंट बैलेंस 3,000 है, विड्रॉल अमाउंट 3,000 से ज्यादा हो गया 5,000, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप मैसेज देंगे उसको, you will print some messages, you will send some mails, you will do a lot of other things, right। ये सब आप करेंगे। else you will return, what you are going to return, current balance minus withdrawal amount, ठीक है। बल्कि आप रिटर्न भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको पहले आप असाइन करेंगे करंट बैलेंस में, करंट बैलेंस में पहले आप असाइन करेंगे ताकि करंट बैलेंस भी चेंज हो जाए, है ना। फिर आप रिटर्न करेंगे करंट बैलेंस को। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, छोटा होने की वजह से नहीं आ रहा है या हैंडराइटिंग की वजह से नहीं आ रहा है, हैंडराइटिंग की वजह से, अच्छा हाँ मोटी हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फ्लोट विड्रॉल, फ्लोट इसलिए डेटा टाइप लिया था जो कि अमाउंट हो सकता है रुपए में 504 पॉइंट समथिंग 65 रुपीज ऐसा भी हो सकता है। इसमें आप अकाउंट नंबर आपने पास करा, एक जस्ट मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, ठीक है, मोटा मोटी समझिए। इसमें मैं कोड लिखूंगा वैलिडेशन कोड, जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए होगा कि यूजर नेम के एसोसिएटेड पासवर्ड सही है कि नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा इफ द अकाउंट इज डोरमेंट, अगर अकाउंट आपका अपहेल्ड है, एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए चेक करूंगा। अगर डोरमेंट नहीं है तब आगे प्रोसीड करेंगे। फिर आप चेक करेंगे इफ विड्रॉल अमाउंट, जो आपका विड्रॉल अमाउंट है, इफ दैट इज ग्रेटर देन करंट बैलेंस, देन यू शुड नॉट अलाउ टू विड्रॉ। उस कंडीशन में आप मैसेज वगैरह करेंगे, मेल वगैरह भेजेंगे, इन सब का कोड लिखेंगे आप। अदरवाइज व्हाट यू विल डू इज करंट बैलेंस इज इक्वल टू अलाउ, अगर आप कर रहे हैं विड्रॉ करने के लिए तो करंट बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट, उतना अमाउंट आप विड्रॉ करके फिर आप ट्रिगर कर देंगे मैसेज की एटीएम से पैसा निकाल के उसको दे दे, उसका कोड आ जाएगा, राइट। देन यू विल रिटर्न द करंट बैलेंस आप रिटर्न कर देंगे जो अपडेटेड बैलेंस होगा, राइट। और इसमें देखिए इस पर्टिकुलर मॉडल, इवन इफ दिस इज रिटन विद सी लैंग्वेज, सी इज अ मॉड्यूलर लैंग्वेज, सी इज अ मॉडल लैंग्वेज, ध्यान समझो। मॉडल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखिए आज ये कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। मॉडल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि मॉड्यूल आप फंक्शन बना रहे हैं, राइट। फंक्शन की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल आपस में अपने में एक सेल्फ सफिशिएंट मॉड्यूल होता है पर्पस के लिए। तो दो प्रॉपर्टी आपको देखना पड़ेगा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे। एक बोलते हैं कपलिंग, एक बोलते हैं कोहेजन। ये आउटसाइड में जा रहा हूँ जावा के कंटेक्स्ट से, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए बता दे रहा हूँ जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है। कपलिंग मीन्स you will strive for, or you will try to have low coupling, low, ठीक है। कोहेजन you will try to have और try to achieve high cohesion। कपलिंग का मतलब क्या होता है, दो मॉड्यूल, जैसे दो फंक्शन की अगर हम यहाँ बात करें, मॉड्यूल कोड बी फंक्शन, मॉड्यूल कोड बी क्लास, ठीक है, मॉड्यूल कोड बी फाइल,
इट कुड बी अ पैकेज, इट कुड बी अ लॉट अदर थिंग, ठीक है। तो अब मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे लिमिटेड एक फंक्शन में मत करो, इसका मतलब जिस साइज के आप एंटिटी की बात कर रहे हो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कपलिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड है, दो फंक्शन है फॉर एग्जांपल, इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि एक फंक्शन की कोड के चेंज में दूसरा फंक्शन का बिहेवियर इफेक्ट होगा, so that is a bad thing because you have tracked down all such coupled modules, so that we are striving to have as low as possible, यानी वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा पीछे वालों से, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, कोहिजन। कोहिजन का मतलब ये है कि अगर एक मॉड्यूल आप बना रहे हैं, इन केस ऑफ सी एक फंक्शन आप बना रहे हैं, तो उस फंक्शन में जो रिस्पांसिबिलिटी उस फंक्शन के असाइन कर रहे हैं, दैट शुड बी वन एंड द यूनिक रिस्पांसिबिलिटी। मल्टीपल रिस्पांसिबिलिटी से आप उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि कोड भी आपका लंबा होगा, उसमें से क्या काम आप कहाँ कर रहे हैं उनको ट्रैक डाउन करना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि कोड कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी जिसमें मैंने बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज को विड्रॉ मेथड के अंदर मर्ज कर दी है। वैलिडेशन का कोड, दिस कुड हैव बीन मूव्ड टू अ सेपरेट मेथड, ठीक है। ये पहले बाहर जो कोऑर्डिनेटिंग मेथड होता है उससे कॉल होता है, वैलिडेट होता है, वैलिडेट होने के बाद फिर हम चेक करते हैं डोरमेंट है कि नहीं है, वो भी बाहर से कॉल होता है, उसके लिए अलग से मेथड होता है। फिर दोबारा से फिर क्या होता है, फिर हम इस विड्रॉ मेथड को कॉल करते हैं जिसमें सिर्फ इतना कोड होता है, ठीक है। विड्रॉ मेथड के अंदर अगर हम एटीएम से पैसा निकालने का कोड भी लिख रहे हैं, वो भी एक फंक्शन कॉल के ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं होता, वो भी एक सेपरेट फंक्शन में लिखा होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम विड्रॉ मेथड, अगर विड्रॉ नाम समझ में आपको आ रहा है कि विड्रॉ हम कर रहे हैं तो सिर्फ विड्रॉ ही फंक्शनलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। सेम वे इफ यू गो टू अ फाइल जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस होंगी, तो इसका मतलब उस लेवल पर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, कोहेजन फाइल पर हम कोहेजन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, दैट इज इन फैक्ट is followed as a strict practice in industry। आप जाएंगे, आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास लिख देंगे, कोई भी आपको कोड एक्सेप्ट नहीं करेगा रिव्यू में, वो आगे बोलेगा दोबारा से करो। तो आपको एक क्लास में, एक फाइल में एक क्लास, ठीक है। हाउएवर टेक्नोलॉजी डज नॉट मतलब फोर्स यू टू डू दैट, आपको अलाउ करता है जावा कि भाई एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस आप लिख सकते हैं। इन दैट केस द नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम एज द नेम ऑफ द पब्लिक क्लास इफ देयर आर मल्टीपल क्लासेस इन द सेम फाइल, ठीक है। तब नाम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो नॉर्मल जो आप करेंगे, आप ये करेंगे जिस नाम से फाइल बना रहे हैं उसी नाम से आप क्लास बनाएंगे, सिंगल क्लास बनाएंगे, दैट वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है। बात समझ में आ गई है? यार क्या ये करके नहीं देगा क्या? बढ़ नहीं रहा है। अच्छा चलो, जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना तो करना, सुन लो बात, सुन लो, हमेशा इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा, इसका इंस्टॉलेशन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप नेक्स्ट 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 करते जाओगे, ये इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉलेशन हम नेक्स्ट क्लास में भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इक्लिप्स वर्जन, ठीक है। उसमें हम जाकर देखते हैं कि क्या कैसा आपको काम करना है, क्या डिफरेंस है बिटवीन अ टू स्टेप प्रोसीजर एंड द वे वी वर्क ऑन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आईडी, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड हमारे पास ऑलरेडी है, तो लेट मी ओपन। अगली बार इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं करना होगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना होगा, कुछ चीजें उसमें आएंगी जो समझने की हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जब आप ओपन कर रहे हैं आईडी को, इक्लिप्स आईडी को, तो ये क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है किस वर्क स्पेस को खोले, ठीक है। तो वर्क स्पेस इज अ फोल्डर where all your Java files and the compiled files are going to be saved, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, छोड़ो उसको, अब उसको मैं बाद में डाउनलोड कर लूंगा, डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट क्लास से डाउनलोडेड वर्जन ऑलरेडी रहेगा मेरे पास, तो उसका इंस्टॉलेशन शो कर दूंगा आपको, ठीक है। नेटवर्क का इशू अक्सर रहता है हमारे यहाँ, तो
अब ये देखो, इस साइड जो आप देख रहे हो ना, ये विंडो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पैकेज एक्सप्लोरर। यानी यहाँ बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कि पैकेजेस को आप एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअली ये सारे प्रोजेक्ट्स है, सेपरेट प्रोजेक्ट्स है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसमें देखिए बहुत सारी फाइल्स खुली हुई है, सब डॉट जावा फाइल्स है ना, राइट। ये एडिटर पेन है आपका, जहाँ पे आप एडिट करेंगे, कोड लिखेंगे, राइट। ये कंसोल जो है, इसमें आपको आउटपुट दिखेगा, जो आउटपुट कंसोल में प्रिंट होता है। जैसे हम वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे ना, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट में दिख रहा था, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट one project and try to create the same program, first program, and try to run in IDE। ठीक है, सेम काम करके देखेंगे। तो क्या करना है आपको, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हैं, राइट क्लिक करिए इस पर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे, न्यू ऑप्शन आएगा। न्यू ऑप्शन में बहुत कुछ आएगा, ठीक है। देखिए, जावा प्रोजेक्ट आ रहा है, पैकेज आ रहा है, क्लास आ रहा है, तमाम चीजें आ रही हैं। जावा प्रोजेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, नाम दे देते हैं डेमो BCA सेक्शन B, ठीक है। देखो, जीआरई जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, अभी ये 16 दिखा रहा है, राइट। हमारे पास इंस्टॉलेशन कौन सा है, 18.0 का है, तो हम 18.0, अच्छा ये पुराना वर्जन है इक्लिप्स का, जिसमें सपोर्ट नहीं मौजूद है 18 का, 16 तक ही था उस वक्त, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ। पहले आपको ये दिखा दूं कि आपने जो इंस्टॉलेशन करा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ कहाँ गई है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, फिर इस पे अभी आएंगे। एक चीज आपने नोटिस किया कि जब हमने प्रोग्राम रन किया था जावा सी और जावा यूज करके, है ना, तो किस फोल्डर के अंदर थे हम, इस फोल्डर के अंदर थे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जो गए थे, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी क्या है, सेम फोल्डर है। तो इसी फोल्डर के अंदर प्रोग्राम तो आपके मौजूद है, फर्स्ट prog.java मौजूद है। जब उसको रन कर रहे थे जावा यूज करके, तो फर्स्ट prog.class भी मौजूद था, इस फोल्डर के अंदर मौजूद था। बट जावा सी और जावा कहाँ पे होगा, ये बिन फोल्डर में होगा। बिन फोल्डर कहाँ पे होगा, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, JDK 18.0.2/bin। तो वो आपका पाथ है जहां पे आपको ये दोनों कमांड मिलेंगे, राइट। अब एक काम करिए, दिस पीसी पे जाइए, इसको राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए इसके, ठीक है। इसमें ऊपर ही आपको इधर ये दिख रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसके अंदर जाइए। एक आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे जाइए। ऊपर यूजर वेरिएबल दिखेगा, नीचे सिस्टम वेरिएबल दिखेगा। यूजर वेरिएबल मतलब जैसे मल्टीपल यूजर्स आप बनाते हैं, तो उस जिस स्पेसिफिक यूजर के लिए आप इसमें एंट्री करेंगे, वो उस स्पेसिफिक यूजर के लिए काम करेगा। सिस्टम वेरिएबल करेंगे तो सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो मैं सिस्टम वेरिएबल को प्रेफर कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए, ये जो वेरिएबल में क्लिक करा है मैंने, ये पाथ वेरिएबल है, PATH, ठीक है, P कैपिटल से PATH। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जावा JDK का 16.0.2 बिन ये दे रखा है। क्यों, क्योंकि मेरा पुराना इंस्टॉलेशन जो था ये वर्जन था, राइट। अब वो मैंने डिलीट कर चुका हूं मैं, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट, ठीक है। अगर नहीं होता पहले से, पहली बार इंस्टॉल कर रहा होता तो मैं न्यू करता, ठीक है। अब मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट करने में क्या चेंज करना है मुझे, यहाँ पे 16 की जगह क्या हो गया, 18 हो गया। वरना आप क्या कर सकते हैं, फाइल खोल के वहां से ब्राउजर पे से कॉपी से टेस्ट करके लाके भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके कर दिया। सिमिलरली एक चीज और है, जिसको हम बोलते हैं जावा होम। देखिए, जावा होम इसमें डिफाइंड नहीं है, बल्कि जावा होम यहाँ पे डिफाइंड है यूजर के लिए। मेरे सिस्टम में एक ही यूजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इसको न्यू करिए, इस पे लिखिए जावा कैपिटल लेटर में अंडरस्कोर HOME होम, ठीक है। जावा होम के अंदर वेरिएबल की वैल्यू आपको डालनी है। आप क्या करिए, आप जाइए इंस्टॉलेशन फोल्डर में, बिन से पहले तक ये जावा होम है, यानी इंस्टॉलेशन फोल्डर है वो जावा होम है। इसको कॉपी करिए, कॉपी एज अ कॉपी एड्रेस एज अ टेक्स्ट, ठीक है।
इसको ले जाकर के आप प्लेस कर दीजिए वेरिएबल वैल्यू में। ओके, ठीक है। तो आपने देखा जावा होम क्या हुआ, जेडीके फोल्डर तक गया, इंस्टॉलेशन फोल्डर तक गया, जबकि पाथ कहाँ तक जा रहा था, पाथ आपके बिन तक जा रहा था, क्योंकि पाथ को फाइंड आउट करना है जावा और जावासी कमांड्स को, कमांड बिन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे आपका इक्लिप्स वगैरह हो गया, ये क्या करेंगे, इनको पता करना है कि इंस्टॉलेशन फोल्डर कौन सा है, तो क्या करेंगे, वो जावा होम को रीड करेंगे। अगर उनको पता करना है कि जावा और जावा सी कंपाइलर और इंटरप्रेटर मुझे कहाँ मिलेगा, तो बिन तक के पाथ को यानी पाथ को रीड करेंगे, राइट। इनको इन्वायरमेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं। ये वेरिएबल जैसे एक्स वेरिएबल डिफाइन किया था, उसकी वैल्यू में डाला था, ये भी वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। जावा होम सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, पाथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। और ये वेरिएबल जो है ये किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। तो थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है, उनको जब इनकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेटेड है जो कि आईडी, तो उसको जरूरत पड़ेगी कहाँ से हम उठाएं चीज़ों को, जेडीके का होम फोल्डर कहाँ पे है, उसका पाथ कहाँ पे है, तो क्या करेगा, इन्हीं एनवायरनमेंट वेरिएबल को वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो उस लोकेशन पहुंच के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, राइट। तो अगर कई बार क्या होता है, इंस्टॉलेशन के बाद आपने जेडीके इंस्टॉल करा, इक्लिप्स इंस्टॉल करा, इक्लिप्स चल नहीं रहा है या जेडीके चल नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप चेक करो कि भाई आपका पाथ सेट आउट है कि नहीं है। अगर पाथ नहीं सेट होता तो मैं इस बीसीए फोल्डर के अंदर से, सेक्शन बी फोल्डर के अंदर से अगर मैं जावा स्पेस फाइल नेम देता तो बोलता अनरिकॉग्नाइज कमांड और कमांड नॉट फाइल करके ऐसा आता मेरे पास ऑप्शन, क्योंकि वो मिलता नहीं वहां पर उसको ना। अब पाथ सेट है तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, जाकर के चेक कर रहा है, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल देख रहा है, बहुत सारे पाथ है, उसमें एक आपका बिन फोल्डर तक ले जा रहा है जावा के इंस्टॉलेशन में भी, वहां जाके वो चेक करेगा तो देखेगा वहां पे जावा सी भी है, जावा भी है, उसको यूज कर लेगा वो, ठीक है। अदरवाइज आपको बिन फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, वहां जाकर के उसको रन करना पड़ेगा और फाइल का पूरा पाथ बताना पड़ेगा कि सी ड्राइव में आप स्लैश बीसी सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट prorg.java तब जाकर के वो रन करेगा। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल का मसला क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को चेक करेंगे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो सेट है कि नहीं है, सेट है तो सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी आप कंप्यूटर पे ट्राई कर रहे होते तो आपके पास अलग अलग तरह की डिफिकल्टी आती, जो मैं सॉर्ट आउट कर देता, इसलिए मैं कहता हूँ कंप्यूटर लेके आओ, लैपटॉप लेके आओ। अच्छा, एक क्लिप मैंने कल भी इंस्टॉल करा है, अच्छा ये देखो ये क्या दे रहा है, इक्लिप्स के मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे पास एक्चुअली। इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर 2022-06 ये दिखा रहा है, यानी लेटेस्ट रिलीज जो है 2022 का है। इससे पहले 20 का था, इससे पहले 21 का था, तो अब ये जो है ये मेरे ख्याल से सपोर्ट करेगा जेडीके वर्जन। इसमें मैंने चेंजेस करे थे, ओके। करा तो था, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था। चलो मैं इक्लिप्स दोबारा से इंस्टॉल करके कल हम इसको आगे आपको दिखा देंगे, ठीक है।